नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, खास चर्चा में। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है पर्वतों को लेकर, पहाड़ों को लेकर। तो आज हमारे साथ स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं आदरणीय भगवान सिंह परमार जी, जो कि प्रकृति प्रेमी भी हैं। उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने जो आज से 2 साल पहले यानी कि 2023-24 में जो 20 पहाड़ों पर यात्रा की थी, 20 पहाड़ों पर वो लगातार जाते रहे, वहाँ के पूरे वातावरण को उन्होंने देखा। तो क्या इस यात्रा के पीछे उद्देश्य रहा, उन्होंने वहाँ पर क्या कुछ आत्मसात किया, क्या उन्हें दिख रहा है कि ये प्रकृति जो अचानक रूप बदल लेती है, कभी भी क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं, इस पर उनके क्या विचार हैं। और साथ ही लगातार जो पहाड़ों का क्षरण हो रहा है, दोहन हो रहा है, इन तीनों सवालों पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ वो अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। जी भाई। तो सबसे पहले तो अजय जी, आपने प्रकृति की बात साझा की जी, इसके लिए आपको बहुत सी शुभकामनाएं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज से 2 साल पहले हमारे अंदर एक विचार बना कि हमको यहाँ बुंदेलखंड में जिस प्रकार से माइनिंग हो रही है जी, तो क्या माइनिंग भर पैसा कमाने का स्रोत हो सकता है, या पहाड़ों पर पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ, पहाड़ों पर पाई जाने वाली जो अपर लेयर है ना, पेड़ पौधे इत्यादि इत्यादि, लकड़ी, सब कुछ, वो भी कहीं माइनिंग से ज़्यादा उपयोगी और मूल्यवान हो सकता है आर्थिक दृष्टि से भी। और पहाड़ों पर क्या संकट खड़े हुए हैं, तो इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हमारे साथी मुनेंद्र राजावत जी नौगांव से, और फिर 2 दिन बाद उसमें विक्रम यादव जी, ये 3 लोग, हम लोग सुबह से एक पहाड़ की यात्रा करते थे और उस पहाड़ की चोट नीचे से लेकर ऊपर तक का कोई स्थान छोड़ते भी नहीं थे। उनकी ऊंचाइयां बहुत थीं, उनकी वो थी। उस सब पहाड़ों पर यात्रा करते हुए हमने कई वहाँ पर चीज़ें देखी। एक तो हमने पहाड़ों पर ये देखा कि किस प्रकार से पहाड़ों का क्षरण हो रहा है, और क्षरण होकर जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं कि कहीं अब पूरे पहाड़ दरक सकते हैं, उनके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो एक तो हमने देखा कि पहाड़ की एक किस्म से अब वो चाबियां खुल गई, मतलब उनमें दरारें पड़ गई हैं, क्योंकि उनमें जितना पेड़ पौधे थे वो नष्ट हो गए। और पेड़ पौधे भी, कई ऐसे पेड़ पौधे जैसे कटवर है या उमर है, ऐसे पेड़ जो बड़ी बड़ी चट्टानों को रोके हुए थे, वो भी ख़त्म हो गए। तो जब वो पेड़ सूखे तो उनकी दरारों में पानी जाना शुरू हुआ। तो एक तो हमने देखा कि अभी तो सिर्फ उत्तराखंड या हिमाचल में ही बादल फट करके और वहाँ पर पहाड़ टूटने की घटनाएं हो रही हैं, वो वहाँ की भर घटनाएं नहीं हैं, कभी भी हमारे यहाँ की भी ये घटनाएं हो ही सकती हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर पेड़ पौधों की कमी होने के कारण पहाड़ों का टूटना, पहाड़ों का नुकसान होना शुरू हो गया। दूसरा ये कि कई पहाड़ों पर बेतहाशा हमने माइनिंग देखा, इस लेवल का माइनिंग देखा कि पूरा पहाड़ खोद करके उसको तालाब बना दिया। तो शायद ये हम इसे ये कहेंगे, अभी तो हमें लगता है कि ये पैसे वाला काम है, माइनिंग नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन हमने देखा कि नहीं, माइनिंग उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण पहाड़ों की उपयोगिता को समझना है। पहाड़ है तो पानी है, पहाड़ है तो वहाँ की जैव विविधता है, पहाड़ है तो जीव जंतु है, सब कुछ पहाड़ों पर निर्भर है। तो हमने पहाड़ों को इस रूप में भी देखा कि माइनिंग के कारण भी पहाड़ों का क्षरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। तीसरा हमने ये देखा कि जो पहाड़ों पर पेड़ पौधों की, फलों की, जड़ी बूटियों की संख्या घटी है, उसके कारण वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ थी, वहाँ के बंदर, पेड़ पौधे, रेप्टाइल्स, इनकी संख्या में लगातार कमी पाई गई। कुल 2 से, जब हम जंगलों का भी पहाड़ पर भ्रमण कर रहे थे, तो 2 से 5% ही वहाँ जीव जंतु पाए गए। बाकी सब पर्यावरणीय प्रभाव से ख़त्म हो गए, क्योंकि वहाँ का पहाड़ों का वातावरण हमने ख़त्म कर दिया। तीसरा हमने देखा कि वहाँ कुछ हमने पहाड़ के पॉजिटिव रूप देखे हैं। एक हमने देखा कि वहाँ आज भी करोड़ों की जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं, जिसके प्रति हमारा ध्यान नहीं जा रहा। जैसे वहाँ हरसिंगार, निर्गुंडी, सफ़ेद मूसली, आंवला, उमर, बेर, इत्यादि प्रकार की जितनी भी हर्ब्स हैं,
उनकी उपयोगिता का भी एक आकलन किया। तो हमने कहा कि ये हमें लगता है कि माइनिंग से पैसा आता है, हमें लगा माइनिंग से 10 गुना ज़्यादा पहाड़ बनाए रखते हुए जड़ी बूटियों से पैसा आ सकता है। इसका कभी सरकार प्रयोग भी करवाना चाहे तो मैं करने को तैयार हूँ। हमको पहाड़ नहीं खोदने होंगे। तो हमने एक ये भी अध्ययन किया कि पहाड़ों पर आज भी यदि थोड़ा सा अगर संरक्षण कर दिया जाए, उस एक पहाड़ी का तो संरक्षण हुआ भी है मऊशाहनिया की, उसके लिए हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को धन्यवाद भी देना चाहेंगे, क्योंकि हमें कंजर्वेशन उतने % हमें, यदि हमको ऋतु संतुलन चाहिए है तो हमको एक कम से कम 50% से ज़्यादा फॉरेस्टेशन चाहिए ही होगा, तभी ऋतु संतुलित होगी, अन्यथा ऋतु डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये हमने वहाँ देखा, ये पॉजिटिव है। दूसरा हमने देखा कि पहाड़ों पर मानव का जो आना जाना बढ़ा है ना, मानव जितना ज़्यादा पहाड़ों पर गया है उसने वहाँ नुकसान ही पहुँचाया है। उसको संरक्षित करने का काम कम किया, क्योंकि यह पहाड़ पे हम किसी स्वार्थ से ही गए हैं। या तो हम माइनिंग का स्वार्थ लिए थे, या हम पेड़ पौधे काटने का स्वार्थ लिए थे, कभी हम संरक्षण करने के हिसाब से नहीं गए। तो हम लोगों का ये भी मन बना कि पहाड़ों के संरक्षण को लेकर भी मानवीय चेतना को जगाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका पूरा एक अभियान हम लोगों ने चलाया था। वह अभियान लगातार 2 महीने तक चलता रहा और 2 महीने तक लगातार हम लोग चलते रहे। हम लोगों ने आगे चलकर उसका एक सोच भी बनाया कि अभी हम किसी मंदिर को घुमाने की बात करते हैं, किसी उसकी घुमाने की बात करते हैं, और वहाँ पर भी हम ज़्यादातर पर्यटन में जो हम बात कर रहे हैं उसमें लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद 3 की बात हम कर रहे हैं। आप किसी भी पर्यटन स्थल पे जाइए, उसको हमने नर्क बना के रखा हुआ है। अभी उस जगह को भी नर्क ही बना रहे हैं लोग, ठीक है। नर्क बनाने का मतलब कामोन्माद, लोभोन्माद और भोगोन्माद ही है। नर्क बना देते हैं, चाहे हमने गोवा को नर्क बनाया हो, चाहे हमने खजुराहो को नर्क बनाया हो, बस वहाँ 3 ही प्रकार के लोग मिलेंगे। पैसे कमाने वाले लोग, लोभोन्माद के लोग, काम से जुड़े लोग, भोगोन्माद वाले लोग। लगता है कि काम 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 ही दिखता है ऐसी जगहों पर। कामोन्माद, लोभोन्माद और भोगोन्माद कि बस उस पर भोग लो। तो हिमाचल के पहाड़ हों चाहे मंसूरी के पहाड़ हों, उन पर जिनके पास पैसा था वो वहाँ अट्टालिकाएँ खड़ी करने गए हैं, बगैर यह समझे हुए कि इसका भूस्खलन भी हो सकता है। ये ग्लेशियर पिघल भी सकते हैं। नहीं, हम तो पैसे वाले हैं, हम तो जाके हिमालय में रहेंगे। तो आज जो जिस प्रकार से पहाड़ों का लैंडस्लाइडिंग हो रहा है और वहाँ वही शहर बह रहे हैं जो हमने नासमझी में बनाए हैं, जिसमें हमने प्रकृति का अध्ययन किए बगैर प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। तो वो एक ध्यान गया कि हमें जितने भी भारत के पर्यटन स्थल हैं, जितने भी पहाड़ हैं, इनको हमको अब प्राकृतिक पूजा के रूप में या प्राकृतिक पर्यटन के रूप में देखना चाहिए। प्राकृतिक पर्यटन। तो मुझे लगा कि देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए जाएं कि भाई बच्चों को प्रकृति के दर्शन कराइए कि हमारे यहाँ आज भी कैसे पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के कारण किस प्रकार से वाटर टेबल बढ़ता है, इनमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से पहाड़ में पहाड़ी वो हैं रत्न है, कितने प्रकार के पत्थर हैं। इन सब का अगर हम पहाड़ों का अध्ययन कराएंगे तो हम फिर पहाड़ों को पूजने लगेंगे, हमें उन्हें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अजय जी, आपने जो संवाद छेड़ा उसका ये है कि हमें पहाड़ों को बनाए रखना होगा। पहाड़ों का बहुत बड़ा रोल है ना, वाटर टेबल को बढ़ाने में, क्लाइमेट में, हवाओं के प्रभाव में, सब जगह पहाड़ हैं। तो पहाड़ों को हमें बचाना होगा और पहाड़ों के प्रति हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। मैं बुंदेलखंड में रहता हूँ। बुंदेलखंड में कई बार हम प्राकृतिक संरक्षण पर बहुत काम करते थे। तो कई बार लोगों ने मुझे कहा कि आप माइनिंग पर मत बोलिए, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि नहीं, माइनिंग जैसे विषय पर भी बोला जाना चाहिए। हो सकता माइनिंग खोदने वाले ना समझें, पैसा ही तो चाहिए उनको। तो हम कह रहे हैं कि वो पहाड़ों की सुरक्षा करके जड़ी बूटियों से 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाए। बाबा रामदेव ने और बालकृष्ण जी ने वो प्रयोग करके दिखा दिया कि पहाड़ों पर जो जड़ी बूटियां हैं वो माइनिंग से ज़्यादा प्रभावशील हो सकती हैं।
क्या बात। जिससे पहाड़ भी सुरक्षित रहेंगे, प्रकृति का भी वर्धन ही होगा और हम पैसा भी कमा पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर हमारे लोगों की के विचार बदलेंगे तो वो पहाड़ों को सुरक्षित रखते हुए, उनकी उपयोगिता को समझते हुए अपने रोजगार भी खोजेंगे। अन्यथा बुंदेलखंड जिस प्रकार से रेत में और माइनिंग में पूरी तरह से डूब गया है, ये बहुत ही दुखद है। मतलब बुंदेलखंड का नाम आजकल मैं दिल्ली वगैरह, अच्छा वही वाला जहाँ माइनिंग होती है, वही वाला जहाँ हीरे निकलते हैं, मतलब अब हमारी जो पहचान बन गई है। और आज जो लोग आने लगे हैं, जो पैसा लेके भी आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ के रत्न निकालना चाहते हैं। बुंदेलखंड की यह धरती रत्न गर्भा है और उन रत्नों को हमको सुरक्षित रखना है। उन रत्नों की मानव समाज के लिए क्या उपयोगिता हो सकती है, इसको हमें बहुत गहरे से समझना होगा। तो आपने एक ऐसा हमारे पास प्रश्न छेड़ दिया जिसका उत्तर हम खुद ही ढूंढने में लगे हैं कि क्या माइनिंग का भी कोई विकल्प हो सकता है, क्या माइनिंग पर सरकार कंट्रोल लाएगी या उसमें डूब जाएगी। तो आगे इस प्रकार के नियम कानूनों पे भी हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो बहुत बढ़िया अजय जी, मैं इतनी ही बात शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका हमारे साथ संवाद करने के लिए। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने बात कही है, माइनिंग लगातार जो बढ़ रही है वो एक चिंतनीय विषय है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।